नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज है 1 अगस्त दिन शुक्रवार और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की एक नई धमाकेदार बेहतरीन और कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की क्लास के साथ। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे आप इस स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। कुछ अखिल भारतीय शिक्षा संगम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और टैरिफ और एक यान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आप लोग चैनल को एक बार शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस धमाकेदार सेशन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। एनईपी 5 वर्ष पूर्ण एबीएसएस समापन। ठीक है, एनईपी क्या है आप सभी को पता है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आज इसके पूर्ण 29 जुलाई को इसके पूरे 5 वर्ष पूरे हुए, जिसके लिए एबीएसएस अखिल भारतीय शिक्षा समागम किया गया था। ठीक है, क्या है देखते हैं इसके बारे में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने भारतीय शिक्षा समागम एबीएसएस 2025 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया, जिसमें इस अभियान का उद्देश्य एनईपी 2020 के पंचवर्षीय समीक्षा करना और नए एआई बेस्ड एजुकेशन टूल्स जैसे तारा ऐप और वाइब आदि का शुभारंभ करना था। देखिए क्या है, हमारा जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, जो भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा समागम जिसको एबीएसएस 2025 का दिल्ली में उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, एनईपी 2025 के 5 वर्ष पूरे होने पे एक समीक्षा करना और जो नए एआई बेस्ड एजुकेशन टूल हैं जैसे कि तारा ऐप और वाइब ऐप, इनका शुभारंभ करना था। ठीक है, तो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनका नाम क्या है, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अभी एबीएसएस अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत की। ठीक है, भारत में प्रमुख शिक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है और इसमें नवाचार और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध पुष्टि करना और जो एनईपी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 है उनके प्रभाव और आने वाले वर्षों में जो शिक्षा में प्रगति होने वाली है उससे रिलेटेड यहाँ शिक्षा समागम जो है वो कराया गया। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। अगला टॉपिक है हमारा पीएमकेएसवाई योजना के तहत 6,520 करोड़ आउटलेट मंजूर। क्या दिया हुआ है हमारा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में दिया हुआ है। 6,520 करोड़ का आउटलेट मंजूर किया गया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट ने क्या किया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो थी पीएमकेएसवाई के लिए 15वीं फाइनेंस कमीशन साइकिल में 6,520 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसमें इरिगेशन यूनिट और फूड टेस्टिंग लैब आदि शामिल किए जाएंगे। चलिए देखते हैं ये कह क्या रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, कैबिनेट ने हमारे प्रधानमंत्री संपदा योजना में 15वीं फाइनेंस कमीशन साइकिल में 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त करी है। इसका मतलब कि इसमें और क्या क्या नई चीजें ऐड की जाएंगी, इरेडिएशन यूनिट और फूड टेस्टिंग लैब। इरेडिएशन यूनिट, ठीक है, क्या होती है, जिसमें जो सब्जी जो फलों में और सब्जियों में जो असीमताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए यूनिट बनाई जाएगी और जो फूड है, जो फूड टेस्टिंग की लैब भी इसमें बनाई जाएंगी। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है, अमेरिका ने भारत पर 25% टैक्स लगाया। कल ही हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका धमकी दे रहा है भारत पर वो 25% टैरिफ या टैक्स लगा सकता है। तो देखते हैं क्या बोले हैं ट्रम्प। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत में आने वाले अधिकांश आयातों पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की साथ ही अतिरिक्त गैर निर्देश पेनल्टी भी संकेत दिए हैं। उसका उद्देश्य भारत और रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा खरीद को चुनौती देना है। देखिए, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 1 अगस्त 2025 को भारत से आने वाली अधिकांश चीजों पर 25% रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही हम पे टैक्स लगा रहा, हम भी यूएसए पे टैरिफ लगाते हैं, इसीलिए उन्होंने टैरिफ की घोषणा की है। और उसका मेन कारण क्या है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत और यूएसए जो भारत और रूस जो एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट भारत रूस से खरीदता है, उसको चुनौती देने के लिए अमेरिका ने यह किया है, ठीक है। और देखते हैं इस घोषणा में इंडियन इक्विटी मार्केट में भी गिरावट आई। निफ्टी 50 में लगभग 0.66% और सेंसेक्स लगभग 0.71% की गिरावट हुई। विशेष रूप से टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स पर दबाव बढ़ा। देखिए, अब जब 25% टैक्स भारत पर लगा दिया गया है, तो क्या हुआ, उससे भारतीय मार्केट पर असर पड़ा, जिसकी वजह से निफ्टी 50 जो होती है वो लगभग 0.66%, सेंसेक्स उसमें कम हुआ है और सेंसेक्स में 0.71% की गिरावट हुई। और साथ ही में जो टेक्सटाइल है और फार्मा और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, जो सबसे ज्यादा यूएसए में ट्रेड इंडिया की तरफ से किया जाता था, वो यही थे, टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। इन पर भी प्रेशर आ गया क्योंकि इनकी सबसे बड़ी मार्केट जो थी वो यूएसए में ही थी, ठीक है। तो इस टैरिफ जो ये अचानक से कदम दिया गया, इसमें भारत के सभी जिन निर्यात हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यूएसए ज्यादातर चाहता है कि जो ट्रेड्स हैं ज्यादातर उसके अकॉर्डिंग की जाए। यूएसए नहीं चाहता है कि देश रशिया के अलाइज बने, इसलिए उसने रशिया पे इतने सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं। और भारत और रशिया काफी अच्छे ट्रेड डील्स करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस प्रकार की बातें करी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा आईएमडी की मानसून रिपोर्ट, ठीक है। अगस्त और सामान्य और सितंबर में अधिक वर्षा, क्या है ये देखते। तो आईएमडी के अनुसार जुलाई में 5% से अधिक एवब नॉर्मल बारिश के बाद अगस्त में सामान्य बारिश मतलब एवरेज बारिश, जबकि सितंबर में 106% से भी अधिक बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, इस बार जुलाई में क्या हुआ, 5% अधिक वर्षा हुई है, जो नॉर्मल बारिश होती है उससे ज्यादा, परंतु अगस्त में एवरेज बारिश होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ में जो सितंबर का महीना है उसमें 106% अधिक बारिश होने की संभावना रहेगी। यह पैटर्न समर क्रॉप और रिजर्वायर्स और ऑल एग्री आउटपुट के लिए प्रोत्साहन संकेत है। देखिए, पैटर्न समर क्रॉप मतलब जो गर्मियों में जो फसलें उगाई जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है, और रिजर्वायर्स के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर फील्ड को है एक सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कहना है? अच्छा, आईएमडी की फुल फॉर्म किसी को पता है? आईएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और यह जो हमारा अर्थ साइंस है उससे रिलेटेड यह मंत्रालय जो देखता है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल लेवल पर। तो भारत यूएई रक्षा साझेदारी मजबूत हुई, जेडीसीसी बैठक, ठीक है। तो क्या हुआ, 13 जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी जेडीसीसी की बैठक में यूएई और भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और स्मॉल आर्म को मैन्युफैक्चरिंग समेत कई एमओयूएस पर साइन किए। अच्छा, एमओयूएस की बात की थी। एमओयूएस क्या होता है? एमओयूएस जो होते हैं वो होते हैं जो समझौते होते हैं, ठीक है। जो समझौते होते हैं द्विपक्षीय, यहाँ दो बीचों के बीच में किसी बात पर एग्रीमेंट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एमओयू कहते हैं, ठीक है।
JDCC की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। और यह कौन सी थी? यह 13वीं जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है। और इंडिया यूएई क्या करने जा रहे हैं? मैरिटाइम सिक्योरिटी और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और स्मॉल को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे स्मॉल आर्म्स का। स्मॉल आर्म्स का मतलब छोटे हथियार, ठीक। तो क्या बोला है? जो 13वीं ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी जो थी, उसने यूएई और इंडिया के बीच में क्या मैरिटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चरिंग समेत कई एमओयूएस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो स्मॉल आर्म्स में आप जैसे देखेंगे गन्स हो गई और भी जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में जो ड्रोन्स होते हैं, ये सभी इसी समझौते के अंतर्गत किए जाएंगे, ठीक है। यह जो बैठक हुई कब थी? यह बैठक हुई थी 30 जुलाई को नई दिल्ली में, ठीक है। और पहली बार जो है सचिव स्तर पर यह आयोजित की गई थी। जो जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी है, ये पहली बार सचिव स्तर पर इसको आयोजित किया गया था। और इसके दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने में प्रतिबद्धता दोहराई गई है। मतलब पहले भी ये बातें करी जाती थी, अब उस पे एक एमओयूएस पर साइन कर दिया गया, मतलब बात मजबूत हो गई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 को किया का कमीशनिंग किया। देखो, इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 की कमीशनिंग की है, ठीक है। कमीशनिंग का मतलब होता है लागू कर देना, उसका यूज शुरू कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ? दिल्ली मुंबई रूट पर मथुरा कोटा सेक्शन में कवच 4.0 का अपग्रेडेड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया गया। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक का ऑपरेशनल स्पीड क्षमता रखता है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। तो क्या हुआ? दिल्ली मुंबई का जो रूट है उसमें मथुरा कोटा सेक्शन जो पड़ता है, उसमें क्या है? उसमें कवच 4.0 का अपग्रेडेड वर्जन जो है, जिसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको लागू कर दिया गया। और यह 160 किलोमीटर की स्पीड पर भी ऑपरेशनल स्पीड की क्षमता रखता है। असल में जो कवच 4.0 है, इसको प्रौद्योगिकी एवं प्रधान प्रणाली के अनुसार बनाया गया है। और साधन की डिजाइन और मानक जो RDSO जो होता है, उसके द्वारा 2024 जुलाई में इसे अनुमोदित किया गया था, मतलब इसको पेश किया गया था। और इसको अभी जल्दी में इसे लागू किया गया है। किस रास्ते में लागू किया गया है? जो कोटा मथुरा सेक्शन है उसमें से लागू किया गया है। इसकी ऑपरेशनल स्पीड क्या है? ऑपरेशनल स्पीड है 6 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अगला टॉपिक है रेल मंत्रालय के 4 मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, ठीक है। रेलवे मंत्रालय ने क्या किया? 4 मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये टास्क कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो CCEA ने रेलवे मंत्रालय के तहत 11,169 करोड़ के 4 मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स को 6 राज्यों में मंजूरी दी है। तो 6 राज्य कौन कौन से? तो वो 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में यह 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। भारतीय रेलवे का जो मौजूदा नेटवर्क है वो 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मल्टी ट्रैक आने के बाद जो मौजूदा ट्रैक की जो डिस्टेंस है यह 574 किलोमीटर तक और बढ़ जाएगी। और यह लगभग 2028 से 2029 तक टारगेट लिया गया, इसे पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो CCEA के द्वारा रेलवे मंत्रालय के तहत 11,069 करोड़ रुपए लगाकर मल्टी ट्रैकिंग, जिसमें 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, 6 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। और डिस्टेंस इससे कितनी बढ़ जाएगी? 574 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इसी के साथ देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। गगनयान-1 अनक्रूड मिशन 2025 में लॉन्च की तैयारी। देखिए, अभी भारत ने इस समय बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस की है, एक डिफेंस सेक्टर में और एक स्पेस सेक्टर में। इसका सबसे बड़ा हाथ है हमारे इसरो का, ठीक है। तो जो गगनयान का जो अनक्रूड मतलब मानव रहित जो मिशन है, Q4 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो Q4 है, जो हमारा 9वें महीने से लेकर 12वें महीने के बीच का जो समय है, उसमें इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसरो का पहला परीक्षण मिशन गगनयान-1, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट वयोमित्रा
होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन होगा इसमें, वयोमित्रा होगा और ये क्वार्टर 4 में लॉन्च होगा। एग्जैक्ट बताऊं तो इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। वयोमित्र इसके अंदर होंगे, जो कि एक रोबोट है जो लगभग 2027 की शुरुआत में जाकर अंतरिक्ष मतलब जो गगनयान है वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, या पूर्ण होगा मिशन। तो इसरो का पहला परीक्षण मिशन है। ठीक है, इसका नाम है गगनयान और इसमें कौन जा रहा है, ह्यूमनाइड रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट उसका नाम क्या है, वयोमित्र। वयोमित्र इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक है सिंगापुर और इंडिया के बीच जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है उसके बारे में। ठीक है, सिम्बेक्स 25। सिम्बेक्स क्या है, सिम्बेक्स क्या है, कोई बता सकता है। सिम्बेक्स सिम्बेक्स जो इंडिया और सिंगापुर है इसके बीच में जो एक्सरसाइज की जाती है, नेवल एक्सरसाइज की जाती है, उसे सिम्बेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो सिंगापुर में आयोजित 32वें एडिशन की सिम्बेक्स 2025 में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य मैरीटाइम इनप्रोपेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है। तो इस बार देखिए, अभी आपने देखा होगा हाल ही में सिंगापुर भारत में आकर एक युद्ध अभ्यास करके गया, जिसमें सिंगापुर की 4 सैन्य टुकड़ियां थी और 32 बटालियन थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सिंगापुर में अभी क्या हुआ, 32वें एडिशन की सिम्बेक्स का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इस युद्ध अभ्यास में मैरीटाइम इनप्रोपेबिलिटी क्या है, इनप्रोपेबिलिटी देखिए, मैरीटाइम इनप्रोपेबिलिटी क्या होती है, मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, हार्बर के साथ और मतलब बहुत सारी कई स्तरों पर सुरक्षा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है इस प्रकार के, और रीजनल सिक्योरिटी को भी इसमें बढ़ाना है, मतलब एक रीजन है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है IEPFA। क्या है हमारा, IEPFA सक्षम का निवेशक अभियान। IEPFA क्या है ये देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स के तहत इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी क्या है, IEFA की फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये है हमारा IPEF। और इसके बारे में क्या दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के तहत IPFA ने 28 जुलाई से 6 नवंबर तक चलने वाली 100 दिन के कैंपेन को शुरू किया, जिसमें सक्षम निवेशक कहा गया, जिसे सक्षम निवेशक कहा गया। इसका उद्देश्य अनक्लेम्ड डिविडेंड वापस पाना और KYC अपडेट करना। तो क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के तहत क्या हुआ, इन्वेस्टर्स एजुकेशन ने क्या किया, 28 जुलाई से 6 नवंबर तक 100 दिनों का एक कैंपेन शुरू किया है, जिसे सक्षम निवेशक के नाम से कहा गया। इसमें क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और KYC की जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति का अगर कोई अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है तो वो इस समय के बीच बड़ी आसानी से निकाल सकता है, और साथ ही साथ में उनकी KYC का भी अपडेट किया जाएगा। ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक सूक्ष्म निवेशक, मतलब सूक्ष्म निवेशक लॉन्च किया, मतलब जिसमें एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी इस पे पैसा लगा सके, इस प्रकार का एक इन्वेस्टर प्रोग्राम है जिसको हम सक्षम निवेशक के नाम से जानते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम आपके साथ मिलेंगे एक नई बेहतरीन धमाकेदार क्लास के साथ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सभी को इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। मैं सचिन कुमार वर्मा आपसे मिलूंगा कल एक बेहतरीन नए धमाकेदार सेशन के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलते हैं एक और बेहतरीन धमाकेदार करंट अफेयर एनालिसिस के सेशन के साथ। जय हिंद साथियों।